नमस्कार दोस्तों, NHI टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने घटना चक्र के UPRB UNL के सेकेंड लेसन जो कि कॉमन हैंड टूल पर आधारित क्वेश्चन का डिस्कशन कराए थे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन दोस्तों 66 है। उस वीडियो में 33 क्वेश्चन करा चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, वीडियो जाके देख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, आज 34 से लेकर 66 तक टोटल क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। कॉमन हैंड टूल के सभी क्वेश्चन आज करा दिए जाएंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों खरोचनी निम्न में से किस धातु की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन पाते हैं। ऑप्शन ए बोला है कि उच्च कार्बन इस्पात, बी टूल स्टील, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। खरोचनी जो होते हैं उच्च कार्बन इस्पात या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। स्क्रैबर क्या बोलता है। खरोचनी स्क्रैबर उच्च कार्बन इस्पात या टूल स्टील के बनाए जाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इसका प्रयोग धातु की सतहों पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, खरोचनी को बनाने के बाद उसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ठीक है, इसके सिरों पर पत्थर पर घिस कर 12 से लेकर 15 डिग्री का कोण बनाया जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्रैबर में पूछता है कि 12 से 15 डिग्री का कोण पूछता है दोस्तों। याद रखिएगा 12 से 15 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 12 डिग्री से 15 डिग्री कोण बनाए जाते हैं स्क्रैबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरोचनी का प्रकार नहीं है। ठीक है, ए ऑफसेट खरोचनी, बी सीधा खरोचनी, सी एडजस्टेबल खरोचनी, या डी एमरी पेपर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एमरी पेपर जो होता है ये स्क्रैबर का प्रकार नहीं है। एमरी पेपर को हम कई नाम से भी जानते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जिसे बोलते हैं रेगमाल, सरेस कागज, आम भाषा में हम लोग बलुआ कागज कहते हैं। ठीक है, एमरी पेपर जो ग्रिड या ग्रेड के अनुसार पाए जाते हैं, इसके बारे में कुछ अलग से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रैबर की बात करते हैं। तो स्क्रैबर जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आइए जान लेते हैं। ठीक है, स्क्रैबर का प्रयोग धातु की सतहों को लाइन खींचने के लिए किया जाता है। क्लियर। BIS के अनुसार खरोचनी की लंबाई जो होती है 125 से लेकर 200 mm होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि स्क्रैबर की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों 125 से लेकर 200 mm तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए इसके प्रकार जान लेते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बेंट स्क्रैबर, एक स्ट्रेट स्क्रैबर, एक ऑफसेट, और चौथा नंबर है एडजस्टेबल स्क्रैबर। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। बेंट स्क्रैबर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो होता है एक सिरा जो होता है सीधा होता है, और दूसरा सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, जैसे कि चित्र में देख रहे हैं आप। ठीक है, दोनों सिरे नुकीले होते हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर। और इसका प्रयोग दोस्तों सरफेस गेज की सहायता से लेथ मशीन पर 4 जबड़ा में जॉब जो बंधे होते हैं उसको ठीक सेंटर में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बेंट स्क्रैबर का। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और ऑफसेट स्ट्रेट स्क्रैबर की बात करते हैं दोस्तों। स्ट्रेट स्क्रैबर को हम पॉकेट स्क्रैबर से भी नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसका एक सिरा सीधा होता है। ठीक है, बीच वाला भाग जो होता है दोस्तों वो उसमें नर्लिंग किया जाता है ग्रिप पकड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। ऑफसेट स्क्रैबर की बात करते हैं। ऑफसेट स्क्रैबर का प्रयोग बहुत से माप यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, जैसे वर्नियर हाइट गेज हुआ, स्क्वायर हेड हुआ, तो इसका प्रयोग ऑफसेट स्क्रैबर में किया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर है एडजस्टेबल स्क्रैबर या एडजस्टेबल खरोचनी। इसका प्रयोग की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों ना आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसका एक भाग सीधा और दूसरा भाग 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ जैसे कि चित्र में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कॉमन हैंड टूल से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मददगार साबित हो सकता है दोस्तों। वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर की न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है। ऑप्शन पाते हैं ए मापन टूल, बी जांच टूल, सी चिन्हित एवं जांच टूल, या डी चिन्हित टूल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सरफेस गेज की सहायता से हम चिन्हित भी कर सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सरफेस गेज एक चिन्हित एवं जांच टूल है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। सरफेस गेज का प्रयोग किसी जॉब पर उसके आधार के समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है।
इसके लिए सरफेस प्लेट या चिन्हित टेबल पर रख कर सरकाया जाता है, मतलब स्लाइडिंग किया जाता है, जिससे कि जॉब पर चिन्हित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो सरफेस गेज का किस किस की प्रयोग होता है? एक चिन्हित टूल और जांच टूल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाफ राउंड छेने में फोर्जिंग कोड कितना होता है? तो ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन ए बोला है 10 डिग्री, बी 20 डिग्री, सी 30 डिग्री या डी 40 डिग्री। दोस्तों हाफ राउंड छेने में फोर्जिंग कोड जो होता है वो 30 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसके बारे में जान लेते हैं कि हाफ राउंड छेने का फोर्जिंग कोड 30 डिग्री तथा कटिंग कोड जो होता है वो 35 से 45 डिग्री होता है। इसकी धार गोलाकार होता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी बियरिंग में आयल ग्रूव बनाने या कोने की झिल्लियों काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है हाफ राउंड छेनी का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, क्लियर। जिन धातु के जाबों में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल सेंटर से हट जाता है तो उसके द्वारा छोड़ी गई धातु भी इसके द्वारा ठीक किया जाता है। क्लियर हुआ, इसका प्रयोग भी क्लियर हो गया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इसका फोर्जिंग कोड क्या होता है, ये 30 डिग्री होता है। और कटिंग एंगल पूछता है तो 35 से लेके 45 होता है। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, साइड कट छेनी में फोर्जिंग कोड कितना होता है? जो साइड कट छेनी होता है दोस्तों उसका फोर्जिंग कोड कितना होता है? ऑप्शन पर आते हैं। ए 15 डिग्री, बी 25 डिग्री, सी 35 डिग्री या डी 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 25 डिग्री होता है साइड कटिंग में फोर्जिंग कोड। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या बोल रहा है। साइड कट छेनी का प्रयोग फोर्जिंग कोड 25 डिग्री तथा कटिंग कोड समानता 60 डिग्री होता है। यही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। साइड कटिंग एंगल पूछ लेगा तो 60 डिग्री होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसे 90 डिग्री कोण पर मोड़ कर फोर्ज किया जाता है। साइड कट छेनी का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां अन्य छेनी सरलता से प्रयोग नहीं किया जा सके। ठीक है, जैसे कीवे तथा कॉटर के मार्ग को सफाई करने के लिए किया जाता है। देखिए ये बहुत सूक्ष्म कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह लगभग फ्लैट छेनी के समान होता है। ठीक है, परंतु इसका काटने वाला भाग एक और मुड़ा होता है। क्लियर हुआ दोस्तों, साइड कट छेनी के बारे में भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसका कटिंग एंगल के बारे में क्लियर हो गया और इसका फोर्जिंग एंगल के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 39 क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रक पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है, मतलब सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आते हैं तो ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री या डी 120 डिग्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सेंटर पंच के पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री होता है। 30 डिग्री की बात करेगा तो दोस्तों ये प्रिक पंच होता है। डॉट पंच की बात करेगा तो ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रक पंच के पॉइंट एंगल 90 डिग्री पर रखा जाता है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, जिससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच द्वारा लगाए गए सेंटर में बैठ सके। ठीक है, इस पंच का प्रयोग सुराखों के केंद्रों को लोकेट करने के लिए किया जाता है, मतलब जहां पर आपको ड्रिलिंग या सुराख करना है तो ये इसका प्रयोग लगा सकते हैं। सेंटर पंच का प्रयोग ये 90 डिग्री पर, तो ये दोस्तों गहरा पॉइंट दर्शाता है। ठीक है, इससे पंच करेंगे तो ये एक डीप में धंस जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रयोग चौड़ा केंद्र लगाने के लिए किया, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 से डॉट पंच के पॉइंट का कोण कितना होता है। देखिए जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शन पाते हैं। ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री या डी 120 डिग्री। तो दोस्तों इस ऑप्शन नंबर बी इज राइट। डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ठीक है, डॉट पंच की बात करता है तो डॉट पंच ढलवा इस्पात की बनाई जाती है, जैसे कास्ट स्टील के बनाया जाता है डॉट पंच। इसकी बॉडी जो होता है षष्ठभुजा आकार का होता है, षष्ठभुजा का आकार का होता है दोस्तों। ठीक है, और तथा पॉइंट कोड 60 डिग्री, जैसा क्वेश्चन में पॉइंट कोड पूछा है। ठीक है, कोण का मान कम होने से बिंदु गहरे तथा कम लगते हैं। यदि एंगल कम होगा तो उसके गहरे लगेंगे और उसका क्षेत्रफल जो होगा उसका एरिया कम होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो डॉट पंच का कोण कितना होता है? 60 डिग्री। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रिक पंच का पॉइंट
निम्न में से किस कोण पर होता है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन पर आते हैं तो ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री या डी 120 डिग्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल होता है 30 डिग्री। ठीक है, प्रिक पंच के पॉइंट का कोण 30 डिग्री तथा इसका कोण कम होने से डिवाइडर की नोक को बहुत यथार्थ स्थिति प्राप्त होती है, इसलिए इसका प्रयोग सतह पर वक्र खींचने के लिए व केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पंच का प्रयोग मृदु धातु के लिए किया जाता है, जैसे पीतल, तांबा तथा एल्युमिनियम आदि होता है। देखिए दोस्तों, प्रिक पंच का प्रयोग किस पर किया जाता है? जैसे पीतल हुआ, तांबा हुआ तथा एल्युमिनियम पे किया जा सकता है। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है दोस्तों? प्रिक पंच का 30 डिग्री। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिवर्सल चिन्हित ब्लॉक में लगी दो पिनों को क्या कहते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल चिन्हित ब्लॉक में जो दो पिन होते हैं उसके क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन पाते हैं ए स्नग पिन, बी गाइड पिन, सी एडजस्टिंग पिन या डी फाइन एडजस्टिंग पिन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गाइड पिन कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल चिन्हित ब्लॉक में लगी दो पिनों को गाइड पिन कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इसके ब्लॉक के निचले भाग में एक ग्रूव होता है, बी ग्रूव होता है। ठीक है, जिसको बेलनाकार या वक्राकार सरफेस पर रखकर चिन्हित की जाती है। ग्रूव भी इसका प्रयोग होता है, जो होता है कि जैसे बेलनाकार या वक्राकार सरफेस हुआ उस पर रख कर स्लाइड करके इसका प्रयोग किया कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बेस में दो गाइड पिने लगे होते हैं, इसी का नाम पूछा क्वेश्चन में क्या होता है? ठीक है, जिन्हें दबाकर आधार से बाहर निकाला जा सकता है। क्लियर हुआ? यूनिवर्सल चिन्हित ब्लॉक में लगी दो पिनों का क्या नाम है? गाइड पिन। इसमें ग्रूव बना होता है, इसका प्रयोग लेथ मशीन पे करते हैं रख के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए ग्राइंडर, बी फाइल, सी ऑयल स्टोन या डी इनमें से कोई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए ऑयल स्टोन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी कटिंग टूल की धार को अधिक नुकीला करने के लिए ऑयल स्टोन होता है। ऑयल स्टोन क्या करता है? उस पर रगड़ा जाता है, जिससे कि वो पॉइंट जो होता है बारीक हो जाता है और नुकीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्क्रैपर किस धातु का बना होता है? ए पीतल, बी कांसा, सी उच्च कार्बन इस्पात, डी जस्ता। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हाई कार्बन स्टील का बना होता है स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रैपर की बात करते हैं दोस्तों। स्क्रैपर जो होता है उच्च कार्बन इस्पात या टूल स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तथा इनको गर्म करके आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार व आकृति की कटिंग एज बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसा कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये किस चीज़ की बना होता है? हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील की बनाया जाता है। ठीक है, इसको आवश्यकता अनुसार गर्म करके किसी भी आकार या आकृति में लाया जा सकता है कि कटिंग एज की बनाई जाती है, जिसे बाद में हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात ग्राइंड करके उसकी कटिंग एज को धार किया जाता है। ग्राइंड करके इसका क्या करते हैं? इसका कटिंग एज होता है दोस्तों स्क्रैपर की, उसको धार करते हैं। धार को अधिक नुकीला बनाने के लिए तो दोस्तों किसी भी मेटल, मतलब कि जो स्क्रैपर होते हैं, ये सबको नुकीला बनाने के लिए ऑयल स्टोन पर रगड़ा जाता है, जैसा कि पहले वाला क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मृदु इस्पात की छेनी ग्राइंड करते समय कर्तन कोण निम्न में से कितना होता है? ठीक है, तो कर्तन कोण पूछ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पर आते हैं तो ए 50 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 55 डिग्री, डी 30 डिग्री। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 55 डिग्री। ठीक है, छेनी ग्राइंड करते समय विभिन्न धातु के लिए उनके कटिंग कोड निम्नलिखित होते हैं। तो आइए जान लेते हैं तो किसके लिए कटिंग एंगल कितना होता है। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर बोल रहा है कि माइल्ड स्टील के लिए कटिंग एंगल कितना होता है? 55 डिग्री। ये भी पूछता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सभी है। तो ढलवा कास्ट आयरन के लिए कटिंग एंगल 60 डिग्री, टूल स्टील के लिए 65 से 70 डिग्री, एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री, पीतल के लिए 50 डिग्री,
तांबा के लिए 45 डिग्री। ये सब क्या होता है दोस्तों, ये कर्तन कोण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं कोई पूछ देगा कास्ट आयरन का कर्तन कोण कितना होता है, तो दोस्तों 60 डिग्री होता है। यही कन्फ्यूज़न मत होइएगा और इसमें सब डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी काटने वाली धार 4 mm है से 12 mm तक चौड़ी होती है। इस कथन में से किस छेनी से संबंधित है? मतलब कि ये जो पॉइंट बोला गया है ये किसके बारे में बोलता है दोस्तों, आइए जानते हैं। ऑप्शन क्रॉस कट छेनी, बी हाफ राउंड छेनी, सी साइड कट छेनी या डी समतल छेनी। तो दोस्तों क्रॉस कट छेनी की बात कर रहा है, तो क्रॉस कट छेनी में क्या होता है, इसकी काटने वाली धार जो होता है दोस्तों 4 mm से 12 mm तक चौड़ी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। देखिए, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग विशेष रूप से चौरस छिरियों तथा नाली बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी सॉफ्ट या चाबी का खांचा इसी छेनी के द्वारा बना जाता है। ठीक है, इसकी काटने वाला धार जो होता है 4 mm से 12 mm तक चौड़ी होता है। यही पूछ रहा है कि काटने वाला जो धार होता है उसकी चौड़ाई पूछ रहा है, वो क्या होता है 4 mm से 12 mm तक लगभग उसका चौड़ाई होता है। यह छेनी खांचे और झिरियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। यही क्रॉस कट छेनी की बात कर रहा था कि काटने वाला धार जो होता है 4 mm से 12 mm किस कटिंग की बात, मतलब किस छेनी की बात करता है या किस चीजल की बात करता है, ये क्रॉस कट चीजल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 47 नंबर, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रैपर के अंतर्गत नहीं आता। स्क्रैपर, पहला ऑप्शन बोला है कि हुक स्क्रैपर, बी समतल स्क्रैपर, सी पर्शियन ब्लू या डी हाफ राउंड स्क्रैपर। तो दोस्तों पर्शियन ब्लू की बात करते हैं तो पर्शियन ब्लू ये अलग चीज़ हो गया। ठीक है, ये चिन्हित में प्रयोग किया जाता है। ये स्क्रैपर की बात है, ये हुक स्क्रैपर, समतल स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ये स्क्रैपर के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्क्रैपर के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं की बात कर रहा है, तो पर्शियन ब्लू इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए, पर्शियन ब्लू की बात करते हैं तो पर्शियन ब्लू स्क्रैपर नहीं है, बल्कि इसके द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, ये चिन्हित क्रिया में प्रयोग किया जाता है। जैसे मार्किंग हुआ, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जॉब में लेपन कर देते हैं पहले, उसके बाद मार्किंग करते हैं या पंचिंग करते हैं, तो पर्शियन ब्लू लगा के। ठीक है, और स्क्रैपर की बात करते हैं। स्क्रैपर जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। एक फ्लैट स्क्रैपर, एक ट्रायंगुलर स्क्रैपर, एक हुक स्क्रैपर, एक 2 हैंडल स्क्रैपर, एक बुल नॉइस स्क्रैपर। 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है, तो क्लियर हुआ दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा औजार कारखंड की सफाई में प्रयोग किया जाता है। ए तार ब्रश, बी स्क्वायर, सी स्क्रैबर या डी स्क्रैपर। तो दोस्तों औजार के कारखंड की सफाई करने के लिए तार ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ए इज राइट। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कारखंड में विविध प्रकार की अशुद्धियाँ चिन्हित व मापन प्रक्रम प्रभावित कर सकती है। जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, चूड़ के रूप में अशुद्धियाँ निकलती हैं, तो उसमें यदि चूड़ को साफ नहीं करेंगे तो उसमें फिनिशिंग और उस काम में सफाई नहीं आएगी दोस्तों। इसके लिए हम तार ब्रश का प्रयोग करते हैं। जैसे फाइल में क्या होता है, फाइलिंग करते समय पिनिंग फंस जाता है, तो उसमें फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे फाइलिंग में जो चिप्स लगे होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है। तो अतः तार ब्रश के द्वारा ये प्रक्रम करने से पूर्ण कारखंड या जॉब की सफाई कर लिया जाता है। तो तार ब्रश की सहायता से जॉब की सफाई किया जा सकता है दोस्तों, जिससे मापन या चिन्हित जिसे प्रक्रम अधिक यथार्थ के साथ किया जा सकते हैं। मतलब कोई भी आप काम करें तो सफाई से काम करेंगे तो वो अच्छा काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ट्राई स्क्वायर का प्रकार है। ठीक है, ए साधारण ट्राई स्क्वायर, बी मास्टर ट्राई स्क्वायर, सी एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर या डी उपयुक्त सभी। तो ये ट्राई स्क्वायर के सभी भाग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उपयुक्त सभी। तो आइए बात करते हैं। ट्राई स्क्वायर एक ऐसा सहायक औजार है जिसकी सहायता से हम समकोण की परख करते हैं, 90 डिग्री का परख करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके द्वारा सतह की समतलता की जांच भी किया जाता है।
मतलब ट्राई स्क्वायर क्या होता है, ये ट्राई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है ब्लेड, ये होता है स्टॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो डिग्री बनाता है दोस्तों, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके द्वारा सतह की समतलता, मतलब समतलता की जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो स्टॉक था दोस्तों, इसकी सहायता से जैसे जॉब को देखते हैं, इसको स्लाइड करते हैं, जिसके समांतर की जांच किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जॉब के चिन्हित करते समांतर तथा लंबवत रेखाएं खींचने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि समांतर तथा लंबवत रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। जैसे ये जॉब है दोस्तों, तो इसमें हमको सीधी रेखा खींचनी है या समांतर रेखा खींचनी है, तो ये ट्राई स्क्वायर के ब्लेड जो होता है, इसके द्वारा हम खींच सकते हैं और ये स्टॉक फंसा कर उस पर मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल ट्राई स्क्वायर, एक होता है मास्टर ट्राई स्क्वायर, एक फिक्स्ड होता है, एक एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। यही 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और अधिकतर सिंपल ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, जो 4 इंच से 6 इंच के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं 50 नंबर की, किसी वस्तु से अतिरिक्त धातु को कैसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन की बात करता है तो ए अतिरिक्त धातु को चिन्हित करके, बी बेसिक स्टॉक पर चिन्हित करके, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अतिरिक्त धातु का चिन्हित करके और बेसिक स्टॉक पर चिन्हित करके किसी धातु के अतिरिक्त धातु को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मुंगरी का प्रकार है, ए बासिंग मुंगरी, बी मानक मुंगरी, सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुंगरी को मैलेट के भी नाम से जाना जाता है, जैसे मैलेट हैमर हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। आइए इसके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। जैसे मानक मुंगरी, बासिंग मुंगरी तथा इंड फैक्ट मैलेट सभी मुंगरी के प्रकार है। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है, एक बॉसिंग होता है, एक इंड फैक्ट मैलेट होता है, ठीक है। 3 प्रकार के मुंगरी होते हैं। मुलायम हथौड़े को मुंगरी कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। इसका प्रयोग पतली सीट पर चोट लगाकर सीधी करने तथा मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके प्रहार से सीट पर निशान नहीं आते हैं। मुलायम हथौड़ों बनाने के लिए लकड़ी, हार्ड रबर, कच्चा चमड़ा, नायलॉन, टेफ्लॉन, लेड तथा तांबा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुलायम हथौड़ा का प्रयोग इसी में किया जाता है, जैसे मैलेट हुआ, मैलेट हैमर का नाम सुने होंगे, ठीक है। धातु को चादरशाला में अधिकतर लकड़ी के मुंगरी का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ। सॉफ्ट हैमर बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड मैलेट, बॉसिंग मैलेट और इंड फैक्ट मैलेट। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 53 नंबर, चौकोर हेड बोल्ट नहीं खोले जा सकते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं, सॉकेट स्पैनर द्वारा, बी डीई स्पैनर द्वारा, सी एडजस्टेबल स्पैनर द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चौकर हेड बोल्ट जो ए सॉकेट स्नैपर स्पैनर द्वारा नहीं खोले जा सकते हैं, बाकी ये दोनों से खोले जा सकते हैं। डीई स्पैनर के द्वारा खोले जा सकते हैं, एडजस्टेबल स्पैनर के द्वारा खोले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉकेट स्पैनर के द्वारा चौकोर बोल्ट जो होता है, हेड बोल्ट होता है, उसको नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या बोल रहा है कि सॉकेट स्पैनर के द्वारा चौकोर हेड बोल्ट नहीं खोले जा सकते हैं। इस प्रकार के स्पैनर गोल गुटका के रूप में आते हैं। इनके एक ओर चौकोर व एक ही माप सुराख बना होता है, दूसरी ओर नट या बोल्ट की माप रिंग स्पैनर की भांति 12 खांचे होते हैं। इसमें दोस्तों 12 खांचे होते हैं, देखे होंगे दोस्तों इसका प्रयोग टॉर्क रिंच में माप कर बोल्ट या नट टाइट करते हैं। सॉकेट स्पैनर की सहायता से तिरछे, सीधे या कम स्थान के नट बोल्ट खोले या कसे जाते हैं, ठीक है। सॉकेट स्पिनर का यही प्रयोग है कि तिरछे, सीधे या कम स्थान वाले नट बोल्ट जो होते हैं उसको खोले या कसे जाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस पंच का प्रयोग डॉवेल पिन को जॉब में से निकालने के लिए किया जाता है। डॉवेल पिन जो होता है उसको निकालने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन में यही पूछा है। ए ड्रिफ्ट पंच, बी पिन पंच, सी प्रिक पंच, या डी डॉट पंच। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, पिन पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 55 नंबर की, निम्न में से किस पंच के द्वारा पतली चादरों में
छेद किया जाता है। ठीक है, पतली जो सीट होती है उसको छेद करने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रिक पंच, बी ड्रिफ्ट पंच, सी डॉट पंच या डी सेंटर पंच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ड्रिफ्ट पंच की नोक जो होते हैं विभिन्न आकार की होती है, जैसे वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, गोल या फिर किसी अन्य आकार के होते हैं। साथ ही ये नीचे से नुकीले हुआ न होकर फ्लैट होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग किसी पतली चादर में छेद करने या फिर पहले से उसी आकार में बने छेद को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे यही क्वेश्चन पूछा है कि पतली सीटों में छेद करने के लिए किस पंच पर का प्रयोग करते हैं, तो ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन सा पेचकस का प्रकार नहीं है? जो पेचकस होता है वो स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो प्रकार नहीं है। जैसे मर्फी हुआ, रेचिट हुआ, फिलिप्स हुआ, ऑफसेट हुआ। तो इसमें से कौन प्रकार पेचकस का नहीं है दोस्तों, वो बताना है। मर्फी जो होता है दोस्तों ये पेचकस का प्रकार नहीं है, बाकी ये सभी प्रकार है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पेचकस में उसके हैंडल को छोड़कर पूरी लंबाई के आधार पर निम्न में से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया दोस्तों। जैसे एक होता है साधारण फ्लैट पेचकस, दूसरा होता है ऑफसेट या ब्लेड पेचकस, तीसरा होता है रेचिट स्क्रू पेचकस, चौथा होता है फिलिप्स स्क्रू पेचकस। ठीक है, मर्फी पेचकस का प्रकार नहीं है दोस्तों। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मर्फी जो पेचकस का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 57 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि गैस फ्लास्क के जबड़ों की क्या विशेषताएं होती है? ए स्थिर रहते हैं, बी अंदर से कुछ घूमे हुए होते हैं, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अंदर से कुछ घूमे हुए होते हैं। गैस फ्लास्क की जबड़े जो होते हैं दोस्तों वो अंदर से क्या होते हैं? ट्विस्ट होते हैं। तो उसके बारे में जान लेते हैं। गैस फ्लास्क का प्रयोग गैस अथवा तेल पाइप पर लगे नटों को खोलने के लिए किया जाता है। इसे सुविधाजनक स्लिप ज्वाइंट फ्लास्क के समान छोटा या बड़ा किया जा सकता है। इसके जबड़े कुछ अंदर की ओर घूमे होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा औजार सफाई सहायक की श्रेणी में आता है? ठीक है, एक एमरी पेपर होता है, एक स्क्रैबर होता है, एक सरफेस प्लेट होता है, एक पंच होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एमरी पेपर जो होता है सफाई सहायक में के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, एमरी पेपर की बात कर रहा है दोस्तों। एमरी पेपर जो होता है एक प्रकार का पेपर का रूप है जिसका प्रयोग उत्पाद की सहायता से सतहों को परिष्कृत मतलब साफ करने के लिए किया जाता है। इसकी एक अतिरिक्त विशेषताएं ये है कि यह सतहों को चमक भी प्रदान करता है। फाइन श्रेणी के एमरी पेपर क्या होते हैं? टर्मेट सतहों को श्रेष्ठ प्रदर्शन में प्रयोग है। मतलब क्या होता है, ये एमरी पेपर से हम किसी मेटल को रगड़ देते हैं तो वो चिकनाहट के रूप में दिखने लगते हैं, शाइनिंग करने लगते हैं। ठीक है, तो ये एमरी पेपर का प्रयोग है। एमरी पेपर को ग्रेड के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोला है पेचकस का हैंडल निम्न में से किस से निर्मित किया जाता है? मतलब पेचकस का जो हैंडल जो होता है किस चीज़ का बना होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ए लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी फाइबर या डी उपयुक्त सतह। दोस्तों तीनों प्रकार के में कभी कभी यूज किया जाता है। जैसे पेचकस का हैंडल जो होता है प्राय लकड़ी, प्लास्टिक या फाइबर से बनाया जाता है। 3 चीज़ से बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, लकड़ी के हैंडल में उसको फटने से बचाने के लिए लोहे के रिंग के रूप में फेरुल का प्रयोग। फेरुल क्या करते हैं? जैसे ये पेचकस है, ये इसका हैंडल है, तो यहाँ पर देखेंगे एक रिंग के रूप में एक फेरुल का प्रयोग करते हैं। ये टाइट रहता है। ये क्या करता है कि उसको फटने से बचाता है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों पेच को खोलने या उपयुक्त औजार कौन सा है? मतलब पेच को जो खोलने के लिए उपयुक्त औजार क्या है? तो ऑप्शन की बात करता है। ए स्पैनर, बी फ्लास, सी पेचकस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट। पेचकस जो होता है पेच को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी पेच को कसने या खोलने के लिए पेचकस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे चपटे टिप के गोल रॉड में लकड़ी या प्लास्टिक आदि का हत्था लगा के बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? पेचकस के मुख्य 3 भाग हैं, हत्था, शंख, टिप। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 61 नंबर की बात करते हैं। इनमें से कौन सा पेचकस का मुख्य भाग नहीं है? ए हैंडल्स, बी शंख, सी ब्लेड या टिप,
या डी वेज। दोस्तों वेज जो होते हैं ये पेचकस के भाग नहीं है, बाकी ये सब हैंडल, सैंक, ब्लेड या टिप ये क्या है, पेचकस के मुख्य भाग है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि 62 नंबर क्या बोल रहा है कि इनमें से किस प्लास में कटिंग एज नहीं होता है। ठीक है, ए लॉन्ग नोज प्लास, बी विकर्ड प्लास, सी साइड कटिंग प्लास या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 63 है, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। किस प्लास के जबड़ों को छोटा बड़ा किया जा सकता है। ए वाइस ग्रिप प्लास, बी केस प्लास, सी फ्लैट प्लास या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाइस ग्रिप प्लास जो होता है वो उसको एडजस्ट किया जाता है, मतलब कि छोटा बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 नंबर बोल रहा है कि समान रूप से किस प्लास का प्रयोग किया जाता है। ए लॉन्ग नोज प्लास, केस प्लास या स्लिप जॉइंट प्लास या कमीशन प्लास। दोस्तों समान रूप से हम लोग कमीशन प्लास का प्रयोग किए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ये क्या बोल रहा है कि फ्लैट या कमीशन प्लास के पकड़ने वाले जबड़े चपटे होते हैं या एक साइड काटने वाली धार वाला होता है। इस प्रकार के प्लास का प्रयोग सभी कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे तार काटने के लिए, कील मोड़ने के लिए तथा छोटे जाबों को पकड़ने के लिए विद्युत कार्यों में किया जाता है। प्लास का प्रयोग इसी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उनके हैंडल पर कुचालक धातु होते हैं, क्योंकि कुचालक इसलिए किया जाता है कि जिससे हम लोग विद्युत का काम करते हैं या विद्युत कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कुचालक का प्रयोग, जैसे प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, इससे क्या हुआ कि जो हमारे शरीर में करंट प्रवाहित नहीं होंगे। ठीक है, ये कुचालक जो होता है विद्युत का क्या होता है, विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्रकार के प्लास में कील उखाड़ा जा सकता है। तो ए फ्लैश प्लास, गैस प्लास, पिनर्सर प्लास या लॉन्ग नोज प्लास। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, पिनसर प्लास जो होता है उससे क्या होता है, कील को उखाड़ा जा सकता है। ठीक है, 66 नंबर लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन से जल पंप प्लास कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्लिप प्लास, जॉइंट प्लास या मल्टी ग्रिप प्लास या सी ए और बी दोनों। तो निम्न में से जल पंप प्लास जो होते हैं ये दोनों होते हैं, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है।